उंगली उठी कि भाई ये मत समझना कि गुर्जर समाज के लोग हैं। ये बात ध्यान रखना कि जिला हमारा है। अगर एक बच्चे की तरफ उंगली उठी तो जिले में नहीं, कोई लखनऊ में नहीं चैन से सो पाएगा। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना, कभी गलतफहमी हो किसी को। आपको याद है राजेश पायलट जी? आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसानों का इतना पढ़ा लिखा तेज तर्रार नेता दोबारा तो नहीं पैदा हो सकता। रविंद्र भाई गवाह बैठे हैं। मैंने उनसे कहा उनके बेटे के लिए कि उनको तैयार कर लो, उनको राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मेरा वादा, इतनी सीटें उनको लाकर देंगे। आप बैठे हैं सामने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाओ आप बात कर लो। एक पढ़ा लिखा नेता, मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कमान संभाले। और जब उनका अपमान हो रहा था तब की बात, मैंने कहा जाओ उनसे जाकर बात करो। आप कहो अगर आपकी बात बन गई तो इतना हमने काम कर रखा राजस्थान में कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि उनके बगैर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हम पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए। अगर सस्ता देनी पड़ी, आज नहीं, जिस दिन कहेगी सरकार या जोर लगाएगी और समाज, एक तरफ समाज का सम्मान होगा, गुर्जर समाज का, किसान का, मेरे समाज का, दूसरा सस्ता, मैं आज वचन दे कह रहा हूं, छोड़ दूंगा, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। आज तो नहीं कहता, राजनीति में जो नहीं कहा जाता उसको भी समझना चाहिए। इस दिन मौका मिलेगा, इतनी बड़ी इज्जत देंगे समाज को जो पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। मेरी बात कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और कहीं आपकी तरफ आंख उठेगी तो आप याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के आपके सामने खड़े रहेंगे। इस बात को आपको दिल में रखना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। उस एनर्जी ने और उसने मेरे जीवन को नई दिशा दी, मेरी सोच को नई दिशा दी, और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने कहा, भाटी जी तुम केवल एक जिले की परिधि में एक सीमा के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने समाज की लड़ाई पूरे देश के अंदर जाके लड़नी चाहिए। जहां जहां समाज पे जुल्म हो, जाति हो, हक अधिकार छीने जाए, आरक्षण छीना जाए, इतिहास मिटाया जाए, वहां जाके तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे ताकत और मुझ में हौसला और जो मुझ में विश्वास जताया, पूरे देश में आज वही है कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का, जहां जहां समाज पे जुल्म ज्यादती होती है, मैं जाता हूं, लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। राजनीतिक व्यवस्थाएं सबकी अलग हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। आप सब अलग अलग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, या आपके परिवार में कोई सदस्य है दूसरी पार्टी से भी जुड़ा होगा। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं सामाजिक सम्मेलन के लिए। ये जो समाज की आवाज उठाने वाले एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे समाज की आवाज हर जगह उठाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं, कितनी बातें उनके लिए होती हैं, उनका विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी वो कभी चूकते नहीं है गुर्जर समाज की आवाज उठाने से। और वो हर जगह हमारी आवाज उठाते हैं। इसलिए हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी उनके कंधों को मजबूत करें, उनकी ताकत बने, उनके साथ खड़े रहें। गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने जब ये शुरुआत की तो 150 के साथ 350 तक अब हमारे सदस्य बन चुके हैं, जो हर महीने 1000 रुपए उसमें देते हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब तक हम 40 लाख रुपए की डोनेशन बच्चों को दे चुके हैं, जिसमें बच्चे MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, और नॉर्मल ग्रेजुएशन तो पता नहीं कितने बच्चों की मदद कर चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी गुर्जर सरदारी का, जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की इस सभा की जो कार्यक्रम हम लोग जिसमें शामिल हुए, उसकी अध्यक्षता कर रहे बालेश्वर प्रधान जी, इस मंच पर उपस्थित भाई अमित जी, योगेंद्र भाटी जी, भाई सुनील नागर जी,
साई की तरह मेरे साथ रहने वाले भाई अमित कसाना जी, और मेरी गैर मौजूदगी में भाई कंधा या मेरी परछाई बनके हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले भाई रविंद्र भाटी जी, सफल संचालन कर रहे भाई प्रवेश जी, और तमाम आनंद भाई की पूरी टीम जिन्होंने ये सम्मान समारोह रखा। सम्मानित इस पूरे क्षेत्र के गुर्जर समाज के पहरेदारों, मंच पर मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है। हालांकि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, यहां बहुत सारे ऐसे शख्सियत हैं जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति में बैठी हैं, जिनकी उम्र मेरी उम्र से दुगनी होगी। उम्र दुगनी है तो अनुभव भी बहुत ज्यादा होगा। अनुभव के आधार पे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा जानकारी रखता हूं, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी पिछले 17-18 साल के संघर्ष में। और सहारनपुर से जो साथी आए वो तो जानते हैं कि मैंने लगभग महीने में 30 दिन, 31 दिन होते हैं और दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात में 18-20 घंटे हम लोगों ने काम किया है जमीन पर जाकर। तो हमने बचपन में सुना था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, मगर यहां तो हमने सब कुछ संघर्ष से सीखा। जमीन पर जाकर काम किया है, बिना छोटे छोटे संसाधनों से, कभी कभी बिना संसाधनों के भी आंदोलन को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से देखा है। चीजों को बनते बिगड़ते, तमाम तरह की ऐसी चीजें जिनसे बदलाव हुए वो हमने अपनी आंखों से देखे। और जब यहां से इस मंच से कहा जा रहा था कि हम एहसानमंद हैं, हम इस कर्ज को चुकाएंगे, हम साथ देंगे, तो मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं। भाटी जी यहां बैठे, अमित भाई, बहुत लंबे समय से इस समाज का सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी दाईं तरफ, बाईं तरफ मेरे दो भाई जो है साई की तरह मेरे साथ रहते हैं, और मुझे भरोसा है कि अगर कई मौका मिला और मेरी तरफ कोई उंगली उठी तो हो सकता है कि वो उंगली मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरे भाइयों का प्यार मुझे इतना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी, आप तो सीनियर लोग, नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, आप और मैं चिंतन करें, क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को वो दे पा रहे हैं जो हम देख के आए? क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को संघर्ष के लिए तैयार कर पा रहे हैं? प्रमोद जी कह रहे थे कि पुराने चंद्रशेखर जब अंग्रेज वो करते थे, बाबा साहब अंबेडकर ये कहा करते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो भी अपनी बेड़ियां सब काट लेगा। लेकिन आज तो गुलाम गुलामी में मस्त है, बिल्कुल मस्त। कि उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नौजवान अपना इतिहास नहीं जानते। एक इतना बड़ा इतिहास है इस समाज पर, चक्रवर्ती सम्राट वीर भोज जी से लेकर और आधुनिक भारत में विजय सिंह पथिक जी हो, 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर हो, उससे पहले वीरता, त्याग, बलिदान की मूर्ति रही मां पन्ना धाय हो। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या? लिटरेचर तो हमारे पास नहीं है। अब तो हमारे यहां लेखक होने लगे हैं, चिंतक होने लगे हैं, हम लोग टीवी पे तमाम जगह बैठ कर देखते हैं कि बातें होती हैं जब कोई विषय आता है। लेकिन लंबे समय पहले से जो पुराना, उस समय में हम पे कलम की ताकत थी कि हम लिख पाते। आप कभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आप आज घर जाना और आप ये चेक करना,
जो बात मैं 1857 की क्रांति की आपसे कह रहा हूं, जिसके नायक कौन है? कौन है? जोर से बताओ जरा। कौन? तुम्हारा धन सिंह। और 1857 में गदर कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। भाई पश्चिम के हम लोग इतना तो जानते ही हैं। और उसका श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे जी को। और वो कहां के थे और उनको फांसी कहां हुई? जिस तारीख में उनको फांसी हुई उसके 1 महीने बाद ये गदर शुरू हुआ है। जी 32 दिन। इतिहास गवाह है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं और जादुई बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग पढ़े लिखे हुए इस बात को जानते हैं कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने में नौजवान भी यहां है। नौजवान देख रहा। पार्टी जी को याद होगा बहन तोला गुजर का जो है के साथ जो अन्याय हुआ भीलवाड़ा में। आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग भीलवाड़ा नहीं देखा होगा आपने राजस्थान में। और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसी घटना होगी। तो मैंने कहा क्या करना है बता? कि मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जाओ, आपके जाने से पहले आपको फौज तैयार मिलेगी जो आपका साथ देगी, आप पहुंचो। ठीक है। आपको नहीं पता लगा होगा कि क्या हुआ, बहन तोला के साथ क्या हुआ। सुदीक्षा का मामला आया, भाटी जी को याद है, उन्होंने मुझसे फोन किया कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, कोई सुन नहीं रहा, आ जाओ। कोरोना काल का दौर था और हम कहां से निकल के पहुंचे और उनके गांव तक चले गए और पुलिस ने घेराबंदी कर दी और 50 गाड़ी लगा दी, इधर को भी रोक उधर को भी रोक। मैं ये घटना आपको क्यों याद दिला रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी हिस्ट्री है, ये भी इतिहास है। ये जो रविंद्र भाटी आपके यहां है, अमित भाई का नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये पैंट और जींस वाले नेता है और ये कुर्ते पजामे वाले नेता है, फर्क है इन दोनों में। इनको मैं मनाता रहता हूं, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, नहीं मुझे जाना है ग्वालियर में। मैं कह रहा हूं रहने दो, एक ही तो हम पे नेता है, तुम काहे को यार जो कर रहे हो? नहीं जाना है, जाना है। और मैं कह रहा हूं आचार संहिता निमट जाएगा, खेल पूरा, चुनाव खत्म हो जाएगा और जेल बंद हो गए। नहीं भाई, अब देखो समाज की इज्जत का मामला। तो मैंने कहा फिर अकेले क्यों, हम भी चलेंगे साथ, चलो। अब अकेले क्यों जाओ? अब मैं पूछ रहा हूं कहां है भाटी जी? कि भाई भाटी जी चले गए कश्मीर, कि भाई गुर्जर समाज का आरक्षण छीना जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब क्या माहौल है कश्मीर का, छोड़ो इधर आ जाओ। नहीं भाई, समाज में आना चाहिए, उनका अधिकार छीन रहा है। और मैं यहां बैठे नौजवानों को गारंटी दे कह रहा हूं, हमारा 90% समाज नहीं जानता कि अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी एमबीसी का आंदोलन नहीं चलाते तो वहां जितने अधिकारी आज बने आरएएस के जरिए 1% अधिकारी नहीं बन पाते। इतिहास नहीं पढ़ते ना हमारे नौजवान साथी। और आज वही नौजवान फेसबुक पे, ट्विटर पे आरक्षण को गाली देते, वो नहीं समझते आरक्षण क्या है, आरक्षण कौन सा हथियार है। मैं लिख के देता हूं क्योंकि नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया, आईटी सेल, तमाम दलों के वो जो पढ़ा रहे हैं वो उसी में खोए हुए। उनको नहीं पता कि ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, इसने हमें मंडल कमीशन के जरिए पैरों पर खड़ा किया है। वरना गांव का प्रधान से लेकर आज जो आईएएस आईपीएस बनने में जो आरक्षण मिलता है, ये किसी भी कीमत पर, ये जो सत्ता में लोग थे हमें किसी भी कीमत पर नहीं देते। तो हम अपने अधिकारों को जानते नहीं है ना। वो ये भी नहीं जानते कि 76 गुर्जर समाज के लोगों के खून से होली किसने खेली थी राजस्थान में, वो नहीं जानते। किसी पे धर्म का भूत सवार है, किसी पे किसी और चीज का भूत सवार है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं इतिहास पढ़ना चाहिए। आप यहां तमाम लोग बैठे, बताओ किसने चलवाई थी गोली? वो बीजेपी ने। कौन सी पार्टी की सरकार ने? बताओ, पहले ये बताओ। आप बड़े हो, मेरी बात गलत हो तो रोक देना। आप ये बताओ, क्या सरकार की बिना परमिशन की गोली चल सकती है? बताओ भाई, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो किसकी सरकार ने चलवाई गोली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और बताओ, उन माओं के पास का जवाब है आपके पास, जिन माओं ने अपने बच्चों को जो है, जिनको पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया था, उनको लाशों को जो है, और सब लोग वहां से क्योंकि गोलियां चली हटकी, तो वो गुजरी माएं जो अपने बच्चों को जो है खून में लथपथ लेके घूम रही थी, उनके आंसुओं का जवाब है आपके पास? इतना जो है
इतनी अंधश्रद्धा उसमें पागल। देखो धर्म आपका अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप किसी भी धर्म को मानो। मैं तो कभी कभी भाटी जी से बात करता हूं, मैं कहता हूं यार आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा डंडा लेके खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि जो मुस्लिम गुजर ये भी तो आप ही का परिवार है। जहां आपकी तरफ आंख उठती है तो वो आपके आगे खड़ा होता, बताओ खड़ा होता नहीं। सहारनपुर की क्यों में सहारनपुर के लोगों बताओ, ये जो गुजर गौरव यात्रा की थी, बताओ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था नहीं खड़ा था, बताओ आपका साथ तो नहीं छोड़ा था उसने। तो लेकिन मैं एक दिन पूछा फिर झगड़ा किस चीज का है? राजपूत गुजर, राजपूत हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर, हिंदू त्यागी मुस्लिम त्यागी, हिंदू जाट मूड़ा जाट, तो सब तो आपके परिवार के लोग हैं। फिर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां से आ गया भाई? ये कौन लेके आया? हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। मैं आज आपको वचन देकर कह रहा हूं, जिस बुद्धिस्ट विचारधारा को लंबे समय लोग कर रहे हैं, आप उठा के देखो कनिष्ठ आपके उसमें मिलेंगे वंश में, और वो बुद्धिस्ट राजा मिलेंगे आपको। आप उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि मीर भोज जी से पहले भी आपके पास राजशाही थी, और वो राजशाही का किस तरह का राज था आपको पता लगेगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो पता ही नहीं है कि इस देश में सबसे बड़े जो दानी राजा थे, जिनका नाम इतिहास में अजर अमर है, वो इसी वंश के मिलेंगे आपको। और हम तो इसका एहसान को मानते हैं। हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं, हम तो चर्चा करते हैं कि जो पूरा कुर्मी वंश है ये आपका वंश। अगर आप नहीं जानते तो जान लो, महाराष्ट्र का मराठा, पटेल हरियाणा उसका गुजरात का, और यूपी का गुजर, ये पूरा एक वंश है। अगर आप नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। और वही थे सामाजिक न्याय का जब उनको अवसर मिला तो 1902 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज जो इसी वंश के थे उन्होंने की थी। हम तो इस बात को जानते हैं, इसलिए हम तो शर्माते रखते हैं, हम तो मानते हैं। हम मानते हैं, हमारा समाज मानता है, हर कमजोर वर्ग मानता है कि अगर सम्राट साहू जी महाराज नहीं होते तो इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाता। मैं तो, और हम अपने दल में, मैं आपको आज कह रहा हूं ईमानदारी से, हम रोज बैठ के चिंता करते हैं कि जब हम एकता की बात करते हैं तो तमाम सामने वाले लोग इनको लड़ाने की बात करते हैं, और जहां से झगड़ा हो जाता है, मैं और भाटी हम लोग पूरे जोर लगाते हैं कि इनमें आपसे झगड़ा ना हो, ये एक परिवार है, एक ही लड़ाकू स्थिति के लोग हैं, और इनको ये एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। हम जहां पश्चिम में बैठे हैं, अगर गुर्जर और दलित एकजुट हो जाए, मेरी बात को आप याद रखना, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो रोक दे पश्चिम में किसी और का झंडा हो जाए। आप अपनी ताकत को जानते नहीं हो ना। हम तो पूरे पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए हमने इनसे कहा कि आप गुर्जर समाज में पैदा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है कि पश्चिम में कोई नेता, उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़े वर्ग का नेता खड़ा हो जो पिछड़े वर्ग की लड़ाई को ईमानदार से लड़ सके। आप सबके नेता, हम इनसे कहते हैं, और मैं आपको भी कह रहा हूं, नेता वो थोड़ा होता है जो सिर्फ एक छोटी एक हिस्से के लिए सोचता है। नेता तो वो होता है, नायक तो होता है जो सबके लिए सोचता है। हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। गुर्जर समाज का इतिहास जानने वाले जो लोग हैं, आप बैठे हो, बताओ क्रिमिनल ट्राइब कैसे लगा आपके ऊपर? किसको अंग्रेजों के शासन में इतना अधिकार था कि वो बताते कि ये जातीय क्रिमिनल ट्राइब है? 1871 में आपको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया। क्या आज का नौजवान जानता है कि क्रिमिनल ट्राइब का मतलब क्या था? सहारनपुर के लोग जानते होंगे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब था आपराधिक जातियां, जिन जातियों को जाति के आधार पर अपराधी माना जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब अंग्रेजों के चाटुकारों ने अंग्रेजों को बताया कि जाति अपराधी जाता। क्यों थी अपराधी जाता? मुझसे सुनो, और जो सोशल मीडिया सुनेंगे वो भी जान लो। हाँ, वो अपराधी जातियां अंग्रेजों की नजर में थी, तो अंग्रेजों की नजर में अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे आपको नहीं पता क्या? अंग्रेज किसको अपराधी मानते थे? उसको जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके हथियार लूटता था, उनका धन लूटता था, जो बगावत करता था, जो उनसे मुकाबला करता था, उनको वो साधु मानेंगे क्या? उनको भाईबंद मानेंगे अपने? उनको वो अपराधी मानेंगे। इसलिए उन्होंने अपराधी जातियों में गुर्जर समाज को घोषित किया, और देश आजाद हुआ 47 में। और ये नौजवानों को जानना चाहिए कि देश आजाद हुआ 47 में, और क्रिमिनल ट्राइब खत्म हुआ 1952 में। आजादी के 5 साल बाद, संविधान लागू होने के 2 साल बाद गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब से निकाला गया। हमारे यहां तो सहारनपुर में हॉस्टल था, और इस क्रिमिनल ट्राइब का कितना बड़ा दंश लगभग 81 साल इस गुर्जर समाज ने झेला कि जो बच्चा इनके यहां पैदा होता था उसको उठा के, जबरन उठा के मां बाप से अलग करके उसको ले जाते थे वहां हॉस्टल में, वहां रखते थे कि ये क्रिमिनल बन जाएगा। इतना बड़ा अपमान, जातीय अपमान, सामाजिक अपमान इस समाज ने झेला। और मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की कि फिर भी पिछले 50 सालों में, 60-70 सालों में कहां से कहां तक आपने खुद को पहुंचा दिया। ये आपकी क्षमता है।
ये आपकी क्षमता है, इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। वो आपसे जमीन छीन सकते हैं, आपके अवसर छीन सकते हैं, लेकिन अगर कम जमीन में भी अपने आप को आपने अगर बसा के, खेती करके, रोजगार करके आपने अपने आप को ऊपर उठाया, आपने संघर्ष कर, ये आपकी क्षमता है। इससे इसको वो नहीं, कोई भी नहीं छीन सकता आपको। लेकिन आप महसूस करके देखो, एक अच्छा भाईचारा है हमारे यहां, उस भाईचारे को लगातार कमजोर करने का काम किया जा रहा है। क्यों? किसान कमजोर कमेरे एकजुट होंगे, इससे किसको नुकसान होगा? उन्हीं को जिनका राजनीतिक धंधा इस बात के साथ आगे बढ़ता है कि लोगों में नफरत और लोगों में आपसे झगड़े बढ़े रहे। वरना बताओ, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा। अगर आज ये राष्ट्रीय गुर्जर सम्मान समिति, गुर्जर महासभा बना के, किसान संगठन बना के अगर इस समाज के नौजवान प्रदेश की किसानों की, मजदूरों की, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? बताओ, क्यों नहीं मिल रही परमिशन? अभी क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? मैंने इनसे पूछा, बता देना भाई, मुझे कोई परेशानी हो तो। नहीं, सब ठीक है। बैरिकेडिंग लगा के आपके ट्रैक्टर रोक के किसने आपका अपमान किया? किसके सारे पे अपमान हुआ मुजफ्फरनगर में, जहां आपने सम्मान समारोह रखा था? शुक्रदाल में किसके सारे पे हुआ? मैंने इनको मना किया। प्रभात कहां है? प्रभात नहीं हुआ। अभिनव कहां है? अभिनव दाद तुम्हें नहीं बताया अभिनव। मैंने इनको मना किया, मैंने इनको बताया कि आप जाओगे, आप गिरफ्तार होगे, क्योंकि वहां के सारे नेता नहीं चाहते कि ये पंचायत जो है गुर्जर समाज की ये हो जाए। मैंने इनको कहा कि आप मत जाओ, लेकिन अब क्या करें? अब वो मुझसे नहीं जाना पड़ेगा, कोई नहीं जा रहा है। नौजवान हमारे खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ, नौजवान हमारे खड़े हैं, जेल चले जाएंगे, भैया कोई भी तो नहीं है, मैं भी साथ छोड़ दूंगा। तो मुझ में और नेताओं में क्या फर्क है? आप में आदमी पहचानने की कला नहीं है और भरोसा था मेरा। मैंने इनको रोका, मुझे पता था जेल जाएंगे, और मैं इनसे कह रहा था कि जब रिहाई के समय मैंने बताया जो लोग इनके साथी उनको कि नहीं छोड़ेंगे उनको अभी, इसलिए मैं गया। और मुझसे कह रहे थे, जिस दिन मैं जा रहा था, अरे चंद्रशेखर जी आप मान जाओ वरना आपकी सस्ता खत्म कर देंगे। मैंने कहा एक नहीं 1000 बार खत्म कर दो यार, एक बार तो क्या फर्क पड़ता? क्या बात करते हो? इनसे डरता हूँ? देखो, संस्था से नहीं डरता मैं, ये तो जनता के हाथ में होती है। वो एक हमारा हटाएंगे और जनता ने आ गया तो अगली बार 50 बन जाएंगे, कहां से रोक लेंगे? क्या बात करते हैं वो लोग? लेकिन उनको लगता है कि ये आदमी इस बात से डर सकता है। जो आदमी जान से नहीं डरता हो, मैं आपको, मेरे ऊपर एक एहसान है, मैं आपको बताता हूं। मैं आया था, वकील साहब जिक्र कर रहे थे, जब यहां ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी पे आंदोलन चल रहा था, और कितने किसान थे? 40-42 करीब जवान थे। इनको ज्यादा पता होगा दादर के लोगों को। 33 किसान बनते। हाँ, ये टिकम साहब भी थे वहां उस दिन आंदोलन में, और ये बात मैं पूरी बताऊंगा, पूरी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, पूरी बताऊंगा। हाँ, महेश भी यही है। कहां है महेश? महेश भाटी पहले ही निकल लेता है ऐसी जगहों से। तो आंदोलन हुआ, 33 किसान जेल में थे। भाटी जी ने मुझसे कहा कि भाई बहुत दिन हो गए जेल में, आपको आना पड़ेगा। मैं चला गया। हम लोग 1 हफ्ते का समय देके आए कि 1 हफ्ते में आप किसानों की मांग मान लो। फिर मैं बाहर गया था, मैं आया, इन्होंने मुझसे कहा मान नहीं रहे। मैंने कहा चलो फिर चलेंगे। चले गए। बड़े बड़े किसान नेता वहां मौजूद थे, तो मैंने कहा भाई ताला लगाओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने प्रशासन कहा कि 2 घंटे का समय है, 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक अगर किसान नहीं छूटे तो ताला लगा अथॉरिटी पर, जिसको जितना जोर लगाना लगा। और मेरे पास जब मैंने देखा वहां, तो हलचल सी मची हुआ, कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आ गए। कुछ ने मुझे भी कहा साहब खराब हो जाएगा। हमने कहा देखो मेरी बात सुनो, हमारा अनुभव बहुत है, जनता के आगे ना सरकार की कोई हैसियत है, ना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की, जनता मालिक होती है। आप थोड़ी देर बैठ जाओ। खैर उस हलचल के बीच में सीनियर अधिकारी ने मुझसे कहा कि आपकी मांग क्या है? मैंने आज की मांग ये है कि इन्हें किसानों को छोड़ दो 4 बजे से पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा आप नोएडा छोड़ दो और आपके नोएडा निकलने से पहले किसान छूट जाएंगे। मैंने कहा वादा कर रहे हो? बोले हाँ जी। बड़े अधिकारी थे। मैंने ठीक है। मैंने भाटी जी से कहा भाटी जी मैं जा रहा हूं, ताला चाबी मेरे हाथ में। मैंने कहा अगर ना छूटे तो फिर 4 बजे के बाद फिर आ जाऊंगा। मैं जैसे निकला वहां से और 4 बजे 5 मिनट में मैंने वो किया, तो मेरे पास उनका फोन आया कि आप पता कर लो आपके किसान छूट गए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है यार, जब मैं वहां से निकल रहा था तो माता जी आई उठ के मेरे पास, क्योंकि माएं बहुत बैठी थी आंदोलन में। बोली भाई चंद्रशेखर
छुट भी जाएंगे, सारे नेता ऐसे ही कह के चले जाते हैं छुट भी जाएंगे, या फिर ऐसे ही आज भी जो है ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा मां मैं वादे झूठे तो करता नहीं, और ना मुझसे कोई झूठे वादे कर सकता, मुझसे आज झूठा कर ले कल को कहां भागेगा, तो मैंने छूट जाएंगे। तो मेरे आज भी याद है जिस दिन मुझे गोली लगी, उनका सम्मान समारोह था किसानों का, जो लोग जेल से आए थे। जैसे आज हम लोग सम्मान समारोह होना तो उनका चाहिए था जो लोग जेल गए थे, हम थोड़ा गए थे जेल, हम तो जेल में मिलने गए थे। तो जिस दिन मुझे गोली लगी, जैसे गोली चली उससे लगभग 10 सेकंड पहले यही के एक साथी का फोन मेरे फोन पे आया, क्योंकि वो मां कह रही थी कि भाई आया तो है नहीं लेकिन भाई से एक बात करा दे। आप देखो मैंने कहां संघर्ष किया और उसका कहां मुझे जो है फायदा मिला, आप इस बात को नोटिस करके देखो। कहते हैं ना आप अच्छे कर्म करते हैं वो फिर उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो वो जब वो गोली चली तो उनका फोन आया, मैं ऐसे देखने लगा, फोन किसने करवाया, उन माओ ने, और इतना मैंने फोन उठाया झुक के, इतने में वो गोली मुझे 2-3 गोली। अच्छा गाड़ी अगर स्कॉर्पियो होती तो उस दिन निपट जाता खेल। वो गाड़ी अमित भाई की थी, वो बेचारी फॉर्च्यूनर, जिसमें जो है वो गोली निकल तो गई लेकिन वो बस हल्की सी लग के गई। आप देखो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आदमी बच कैसे गया। जहां ड्राइवर सीट है उसके बिल्कुल सर पे गोली लगी हुई थी। अगर आप ये आइडिया लगाओ, एक इंच का वो था जान जाने में और जिंदा रहने, 1 इंच का, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 1 इंच का। मेरे तो एक गोली बनियान से निकल गई, कितना गैप होता है तलछा में और बनियान में जब पहनता है, एक लगी और एक निकल गई। इतने लोग थे गाड़ी में, 4 लोग थे पीछे, 3 पीछे और 2 आगे। किसी को मेरे अलावा ऐसी कोई भयंकर चोट नहीं लगी जिसको कहा जाए कि ये गोली से हमला हुआ है। इतना आशीर्वाद उन माओं का था जिनके बच्चे जेल में थे, जिनको छुड़ाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। आपने शक्ति बड़ी मजबूत बनाई थी, वरना तैयारी विरोधियों की भी बड़ी मजबूत थी। अगर आप गांव से नहीं निकलते तो उस दिन हो सकता है कि वो राजस्थान वक्त से ज्यादा बुरी परिस्थितियां हो सकती थी। इसका क्योंकि मैं गवाह हूं। मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई ये मत समझना कि गुर्जर समाज के लोग हैं, ये बात ध्यान रखना कि जिला हमारा है। अगर एक बच्चे की तरफ उंगली उठी तो जिले में नहीं, कोई लखनऊ में नहीं चैन से सो पाएगा। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना, कभी गलतफहमी हो किसी की। और मैंने इनको भी कहा कि आप बेफिक्र रहो, प्रवेश भी थे, मैंने कहा बेफिक्र रहो, मैं यही हूं, जाऊंगा नहीं जब तक आपकी यात्रा नहीं पूरी होगी। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, गुर्जर गौरव यात्रा और तमाम ये हमारा सामाजिक सम्मान है। लेकिन आज की जो हालात है, जैसे नोएडा में थोड़ी सी स्थिति बदली है, लेकिन क्या पूरे गुर्जर समाज की स्थिति बदल गई है क्या अब आपके बच्चों को नौकरी रोजगार की जरूरत नहीं है क्या अब आपको शिक्षा की और तमाम तरह की कोई नई आवश्यकता की जरूरत नहीं है क्या माहौल बन गया है? मुजफ्फरनगर का कोई है यहाँ? उज्जवल के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ उज्जवल के साथ? वो फीस के पैसे नहीं दे पाया और किस तरह उसको अपमानित किया गया। 5,000 रुपए पे एक नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को अपमानित किया गया शिक्षा का बाजारीकरण की वजह से। और फिर उसने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा ली। क्या उसकी मां को उज्जवल लौटा सकती है सरकार? ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, आने वाले समय में जो गरीब लोग हैं, सक्षम लोग तो चलो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब लोग जो शिक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं, उनका जो रास्ता कुचला जा रहा है, वो जो तमाम तरह का संघर्ष राजस्थान में हुआ, उस सबको जो है खत्म किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? जो साथी यहां कह रहे थे कि भाई उस समय जब भारत पर बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष हुआ। क्या आज का नौजवान जो गैर बराबरी की बेड़ियां इस समय कमजोर वर्गों पे उसको काटने के लिए तैयार है क्या? उसको ये नहीं पता कि उसका भाई कौन है, उसका दुश्मन कौन? मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, मेरा सम्मान आपने किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपना